हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 4th यूनिट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अब समझिए, इस यूनिट में हम परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है उसको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे यार हम लोगों ने ये पढ़ा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो बनना था वो बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ कंसिडरेशन और प्रॉमिस की बात है कि मैं आपके लिए ये करूँगा, आप मेरे लिए ये करोगे। जो एक का प्रॉमिस है वो दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, जो दूसरे का प्रॉमिस है वो पहले के लिए कंसिडरेशन है। ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा। ये यूनिट बात करेगा उस परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है उनके बारे में। यानी अगर हम लोगों ने कोई टाइम सेट किया था कि आप सपोज 25 अगस्त को परफॉर्म करोगे, तो अगर उस दिन परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर एक व्यक्ति परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है पर सामने वाला उसको अलाउ ही नहीं कर रहा, जैसे सपोज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपके घर पे पेंट करूंगा, डेट टाइम डिसाइड हो गया, मैं आ गया उस दिन, आप लॉक करके चले गए, अब मैं कैसे पेंट करूं। ऐसी सिचुएशंस जब आती, जब जॉइंट प्रॉमिस हो, मान लो एक साथ 3 जनों ने प्रॉमिस किया, हाँ हम तीनों आपका पेमेंट कर देंगे। अब ड्यू डेट पे उन 3 में से एक मर जाए तो क्या होगा, एक भाग जाए तो क्या होगा। हम यहां पर परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो जो प्रोविजंस है उन सबको डिस्कस कर लेंगे कि अगर कभी पहले तो प्रॉमिस की बात हो गई थी, मतलब प्रॉमिस हो गया था, डन हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो इम्पॉसिबल हो गया तो क्या होगा। जिसने प्रॉमिस किया वो मर गया सपोज, तो क्या होगा। अगर इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, टाइम वो आ जाता है, तो इन सब चीज़ों में अलग अलग जो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, उन सारी सिचुएशंस में क्या क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, ये अपन इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ये सबसे पहले जो ये फर्स्ट पेज है इस यूनिट का, मैं बोलूँ तो एक तरह से इंट्रोडक्शन है। इसमें इंट्रोडक्टरी बातें हैं, इसमें हमको सारी वो बातें बताई गई जो एक तरीके से अपने आप में इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर का। जैसे आपको यहाँ समझाया गया है कि भैया परफॉर्म कौन करेगा, जिस बंदे ने प्रॉमिस किया वो परफॉर्म करेगा। अगर वो मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। यानी चलिए मैं ब्लैंक पेज ले ही लेता हूँ, एक कुछ बेसिक बातें करते हैं। हु विल परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा। हु विल परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा। तो भैया जिसने प्रॉमिस किया है, यानी जो प्रॉमिसर है वो। क्या वो अपने अंडर में कोई एजेंट अपॉइंट कर सकता है, किसी और को बोल सकता है भैया तू मेरे बिहाफ पे परफॉर्म कर देना, या अगर उसकी डेथ हो जावे तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल हायर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो परफॉर्म कर सकता है। इज इट पॉसिबल। तो भैया इसमें आप समझना, अगर दो बंदों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनलिटी या पर्सनल इंटेलिजेंस, पर्सनल एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे आपने मुझे बोला पढ़ाने का, तो ये मेरी पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं मर जाऊं तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध आप उसको एनफोर्स नहीं कर पाओगे, बिकॉज मे बी ही इज नॉट पोजेसिंग दैट एबिलिटी टू टीच। आपसे किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ पेंटिंग बनाने का, तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही कर पाएगा। तो जो पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंड करेंगे, पर्सनल क्वालिटी पर डिपेंड करेंगे, वहां पे एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। वहां प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली प्रॉमिसर हैव टू परफॉर्म। और दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंटेंशन है पार्टीज का, या डायरेक्टली लिखा गया है कि भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट तेरे से है, तू होगा मैं होऊंगा तो ही परफॉर्मेंस है, तेरे परिवार से मैं बात नहीं करूंगा या मेरे परिवार से तू बात नहीं करेगा, अगर ऐसी कोई बात हो रखी है तो वहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरा बंदा एजेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमको पर्सनली परफॉर्म करना है तो पर्सनली करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है लेकिन पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंड करता है वहां, तो वहां पर भी उस पर्सन को, उस प्रॉमिसर को खुद को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, किसी और के माथे बात नहीं डाली जा सकती। चलिए एक बार फर्स्ट पेज अपन देख लेते हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये जो फर्स्ट पेज है ये अपने आप पे इंट्रोडक्शन टाइप का मामला है। चलिए इसमें कुछ कुछ बातें इंट्रोडक्शन के चक्कर में क्या आधी लिखी हुई है, ये आधी बातें जो आगे जाके पूरी होगी, यहाँ कुछ बातें आधी भी है। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म।
यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज हैं उनको या तो परफॉर्म करना पड़ेगा या ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। अपन ने पेंट वाला एग्जांपल लिया था, मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपके घर पे पेंट कर दूंगा और जिस डेट की बात थी मैं उस डेट आ भी गया, लेकिन आप ही बंद करके चले गए तो मैंने ऑफर टू परफॉर्म तो किया ना, आई वॉज रेडी टू परफॉर्म। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस के लिए अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। हमने जेन्युइन कोशिश की, आपने मुझे परफॉर्म करने नहीं दिया, इट्स योर फॉल्ट। मैं अपनी परफॉर्मेंस से अब बरी हो चुका हूं। जैसे मान लो एक क्लास है, मैंने आपको बुलाया इस दिन आप आ जाना पढ़ने के लिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, हमारे बीच में बात हो गई, डेट टाइम सब डिसाइड हो गया, आप आए नहीं, आपकी गलती है, मैं अब आपको वापस पढ़ाने के लिए बाउंड नहीं हूं। हाँ, फीस लेने का अधिकार पूरा रखता हूं, क्लियर समझना इस बात को। पेंटर पेंट करने आया, आपने घर ही नहीं खोला तो भैया आपकी गलती है, यू हैव टू पे लीगली। देखो व्यवहार में अलग चीज होती है, भाई साहब कहीं बाहर चला गया था, कल तो आ जाके पेंट कर दो, वो अलग चीज है, लेकिन वो आया, उसकी मेहनत, उसका दिन खराब हो, उसने दिन भर वहां वेट किया, तो यू हैव टू पे हिम। इसको हम बोलेंगे अटेम्प्ट टू परफॉर्म, यानी ऑफर टू परफॉर्म। उसने या तो अपना प्रॉमिस का परफॉर्मेंस दे दो या ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, दोनों की एक दूसरे की जो प्रॉमिस है वो, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड, यानी डिस्पेंस करना यानी उसको ड्रॉप कर देना या गिरा देना या खत्म कर देना, या एक्सक्यूज या जिसको माफ कर दिया गया हो। यानी हर व्यक्ति को अपनी प्रॉमिस परफॉर्म करनी पड़ेगी, ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लॉ या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज कर देता है, वो कहता नहीं जरूरत नहीं है साहब। मान लो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, हमारे और आपके बीच में बात हुई थी, मैं आपको वीट सेल करूंगा, फ्यूचर डेट और फ्यूचर प्राइस की बात हो गई थी, वीट सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बट उससे पहले ही गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि भैया वीट बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, प्राइवेट सेल परचेज पे प्रतिबंध है, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, सो नाउ गवर्नमेंट हैव एक्सक्यूज मी टू परफॉर्म, गवर्नमेंट ने डिस्पेंस कर दी मेरी परफॉर्मेंस को, अब मैं परफॉर्मेंस करने के लिए बाउंड नहीं हूँ। देखो क्या लिखा, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ, यानी कि प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होगा उस प्रॉमिस के लिए। अगर परफॉर्मेंस से पहले डेथ हो जाए तो, प्रोमिसर की डेथ परफॉर्मेंस से पहले हो जाए तो रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होगा। ऑब्वियस बात है ना यार, परफॉर्म करने के बाद, अपना काम करने के बाद अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव क्यों बाउंड होगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो बची नहीं, वो ऑलरेडी काम कर चुका। हाँ, अगर उसने तो काम कर दिया पर सामने वाले ने तक पेमेंट नहीं किया, सामने वाले ने अपना काम नहीं किया, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास अधिकार जरूर होगा वो पेमेंट या वो राइट वसूलने का, देने के लिए लायबल नहीं है। अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन हो तो उसका रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है। कॉन्ट्ररी इंटेंशन कैसे, या तो क्लियर बोल दे कि भैया रिप्रेजेंटेटिव नहीं हमारे बीच का है, या फिर पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता हो तो हो ही नहीं सकता। जैसे ए ने प्रॉमिस किया कि मैं कोई पेंट कर दूंगा पिक्चर, और उससे पहले ए मर गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पर्सनल स्किल पर, पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां बोला गुड्स डिलीवर करने की बात हुई थी, मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका एनालिसिस है सेक्शन 37 के, आगे आएंगे हमारे सामने, मतलब ये मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन टाइप का पेज है, ये सारी चीज़ें आगे वापस आएगी तो वहाँ और अपन डिस्कस कर लेंगे। नाउ यहाँ एक वर्ड लिखा एक्चुअल परफॉर्मेंस, वेयर द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू और ईदर ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। यानी जब कोई पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था अपना काम करने का, जो दोनों पार्टीज ने जो प्रॉमिस किया था कि भैया तू ये करेगा मैं ये करूंगा, तो जो भी प्रॉमिस हुआ था कुल मिलाकर, चाहे एक पार्टी ने अपनी तरफ से किया हो चाहे दोनों ने एक दूसरे के लिए किया हो, जो भी प्रॉमिस हुआ था उसने काम फुलफिल कर दिया, विद इन टाइम कर दिया और जैसे बताया गया था वैसे कर दिया, तो अब उसको हम कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, की एक्चुअली काम प्रॉपर्ली निपट चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो भी बात हुई तो सारी की सारी बात डन हो चुकी है, मामला सेटल्ड है। एक्स ने बोरो किए थे 5 लाख वाई से कि भैया 1 महीने बाद दूंगा, 1 महीने बाद उसने पैसे दे दिए, काम खत्म, एक्चुअल परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडेड टू परफॉर्म, जो मैंने पेंट वाला एग्जांपल लिया था। इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म इज ऑब्लिगेशन। जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू हुई, जिस दिन की बात हुई उस दिन परफॉर्मेंस ड्यू होगी, जिस दिन की अपनी बात हुई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में, और मैंने उस दिन अपना काम करने के लिए आपको ऑफर भी किया कि भैया मैं रेडी हूं, बट द प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, लेकिन आपने मेरी
परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने लिया ही नहीं। भाई अपनी बात हुई थी कि उस डे को आप आ जाना, मैं आपको आपका टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप फीस जमा करा दो, मैं आपको क्लास में बुला लूंगा। भैया आपको मान लो 2 घंटे का डाउट सेशन लेना था, मैंने कहा मैं 1000 रुपये लूंगा, 1000 रुपये मेरे को आप पेटीएम कर दो, इस डेट को मैं बुला लेता हूँ, आप आ जाना, 2 घंटे का आपको मैं डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। डेट टाइम सब डिसाइड हो गया। जब डिसाइड हुआ डेट टाइम प्लेस, उस प्लेस पे उस डेट को उस टाइम पे मैं पहुंचा, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, आप आ जाइए, आपके डाउट सॉल्व कर देता हूँ। आप लगा नहीं सर डाउट्स ऐसा है नहीं, मैं तो नहीं आ रहा, ये ऐसा इच्छा नहीं अभी आने की, आप मत आओ, आपके 1000 रुपये की फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि मैं पहुंचा हूं, मैंने कोशिश की है परफॉर्म करने की, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी गलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा जा रहा है, ये लिखना चाह रहा है लॉ कि भैया जब ऑफर टू परफॉर्म होता है और सामने वाला मना कर दे, तो भैया जिसने ऑफर दिया वो तो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। अभी सारी बातें नेक्स्ट पेज से हमारे पास डिटेल में आएगी, तब हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है? सेक्शन 40, 41, 42। सबसे पहले पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड कौन करेगा? सेक्शन 40 में देखते भैया कौन करेगा। कौन करेगा? प्रॉमिसर खुद। क्या प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा? अगर पर्सनल स्किल एबिलिटी पर है तो प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा, वो किसी और के माथे नहीं डाल सकता। लेकिन अगर पर्सनल स्किल एबिलिटी पर नहीं है तो किसी और के माथे डाला जा सकता है। क्लियर कर लो। If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself. अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा इंटेंशन दिखता है कि इसमें जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिसर खुद ही फुलफिल करेगा, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर, यानी उस प्रॉमिस को प्रॉमिसर को ही फुलफिल करना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। अगर इंटेंशन ऐसा है, जैसे मैं पढ़ाने की बात करें या पेंटिंग बनाने की बात करें, पर्सनल स्किल है और क्लियरली अगर मेंशन्ड है कि भैया पर्सनल पर है, तब तो पर्सनली करना पड़ेगा। इन अदर केस द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट, यानी प्रॉमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव किसी और बंदे को भी अपॉइंट कर सकता है और प्रॉमिसर खुद भी कर सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। चलिए केस आप देख लेना, सिंपल है। जैसे पिक्चर पेंट वाला आ गया और एक पैसे उधार वाला आ गया। पैसे उधार में तो रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है, ये एजेंट दे सकता है, लेकिन पेंटिंग बनाने में ना तो एजेंट होगा ना रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसने क्या उसको ही करना पड़ेगा। द प्रॉमिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड एज द सर्कमस्टेंसेस में परमिट बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय हिज एजेंट और बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसने क्लियर बोल दिया कि प्रॉमिस परफॉर्म की जा सकती है एज द सर्कमस्टेंसेस में परमिट, जैसा सर्कमस्टेंसेस दिखाएंगे। अगर सर्कमस्टेंसेस हैं कि भैया प्रॉमिसर को ही करना है तो उसको ही करना पड़ेगा। क्लियर लिखा है वापस यहाँ पे यार, एक ही बात को बार बार लिख दिया। इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promiser himself, तो ये promiser को ही fulfill करनी पड़ेगी। This means contract which involves the exercise of personal skill or diligence or which are founded on personal confidence, पर्सनल कॉन्फिडेंस पे, पर्सनल स्किल पे, पर्सनल एबिलिटी पर है, तो उस व्यक्ति को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता है। वापस वो पिक्चर पेंट करने वाला एग्जांपल लेके आ गया। एक बात को 3-3 बार लिखता है, नालायक आदमी, पेज भरता है खाली, फिर बोलता है सिलेबस मोटा है। एजेंट, बिल्कुल, वेयर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई मतलब पर्सनल योग्यता के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, पर्सनल एबिलिटी, पर्सनल डिलिजेंस, पर्सनल इंटेलिजेंस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, तो प्रॉमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय कर सकता है किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को। हाँ, जिस एजेंट को आपने अपॉइंट किया वो कॉम्पिटेंट तो होना चाहिए, थोड़ा समझदार होना चाहिए, किसी गधे को आप नहीं दे सकते हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब आता है? जब व्यक्ति मर जाता है या इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, कोमा में चला गया, पागल हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके रिप्रेजेंटेटिव को मैनेज करनी पड़ेगी। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल, देखो पर्सनल स्किल पर है, पर्सनल कंसिडरेशन पर है, तो इन दैट केस जैसे ही डेथ होगी कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर मरा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, क्योंकि उसकी पर्सनल एबिलिटी पे था, उसको परफॉर्म करना था, वो तो खुद ही मर गया। जब वो खुद ही मर गया वो परफॉर्म कर नहीं सकता, और उसकी पर्सनल एबिलिटी पे था तो किसी और से परफॉर्म हम करवा नहीं सकते। एज रिगार्ड्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, अगर पर्सनल एबिलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यानी कोई और कॉन्ट्रैक्ट है, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड प्रॉमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म इट अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। वापस वही बात,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई और कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं है तो। यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्लियरली लिखा हुआ है कि नहीं साहब रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हमारी पर्सनल होगा, अगर हम में से किसी की डेथ होगी तो खत्म है साहब कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा क्लियरली वहां मेंशन्ड है, उनका पार्टीज का ऐसा ही इंटेंशन है, तब तो खत्म है। अदरवाइज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इज रिस्पॉन्सिबल। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को खुद को करना पड़ेगा नहीं, वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है। वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है हाँ, जब पर्सनल एबिलिटी पे नहीं है तभी तो रिप्रेजेंटेटिव के माथे गया। और रिप्रेजेंटेटिव अगर कर सकता है तो फिर एजेंट भी कर ही सकता है, क्योंकि कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व हो गया ना, प्रॉमिसर खुद तो है नहीं अब। बट द लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी द इनहेरेंट फ्रॉम द डिजीज्ड। ये लाइन अपन आगे थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे। मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पे समझा देता हूं, ये भी असाइनमेंट वाला एक टॉपिक आएगा तो अपन समझेंगे। देखो, जब कोई एक व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं किसी के पापा हैं, ये उनका बेटा है, ही डाइज, मर गए सपोज, तो इनकी सारी असेट्स प्लस लाइबिलिटीज किसके माथे हो जाएगी? उनके बेटे के माथे। असेट्स भी बेटे को मिलेगी, लाइबिलिटी बेटे को मिलेगी, पर हमेशा ध्यान रखना लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ असेट्स इनहेरेंटेड, जितनी असेट्स मिली उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं। मान लो पिता की सारी असेट्स है 20 लाख रुपए की, और जो लाइबिलिटीज है मार्केट में जो पेमेंट करने वो है सपोज 25 लाख, तो सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे ओनली 20 लाख, यानी जितना एसेट्स से रियलाइज होगा उतना ही पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, मान लो अगर ये 30 लाख की होती है एसेट्स और लाइबिलिटी 25 लाख की होती तो 25 लाख की एसेट्स पूरी पे करनी पड़ती, बाकी 5 लाख सन के हो जाते। क्लियर है? तो हमेशा लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, चाहे देखो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है, मैंने आपसे पैसे उधार लिए, मान लो 20 लाख रुपए, और मेरी डेथ हो गई, तो मेरे असेट्स, मेरी लाइबिलिटी सारी किसके पास जाएंगे? मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। अब आपको पेमेंट करना, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था ना कि मैंने आपसे उधार लिया, मैं आपको पे करूंगा, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ ऑब्लिगेशन ऑन माय पार्ट टू पे ₹20 लाख अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। मान लो सब मिला के 22 लाख रुपया हो रहा है, मेरी लाइबिलिटी मेरी ड्यूटी। अभी मेरी लाइबिलिटी मेरी ड्यूटी मेरी ऑब्लिगेशन कहां चलेगी? मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर। मेरी सारी एसेट्स रिप्रेजेंटेटिव को मिली मान लो 15 लाख की, और इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन हो रहा है 22 लाख का, तो he or she is not liable to repay the whole amount। कितना पेमेंट करने के लिए लाइबल है? कितना पेमेंट करने के लिए लाइबल है? जो 15 लाख का असेट्स जो मेरा उनको मिला है, जो भी वैल्यू मिला, 15 लाख 12 लाख 20 लाख जो भी मिला, उतना ही रिपे करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर करना, ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, बट द लाइबिलिटी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दे इनहेरेंट फ्रॉम द डिजीज्ड। ये लाइन यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बट द लाइबिलिटी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरेंट फ्रॉम द डिजीज्ड। मरने वाले व्यक्ति से जो उनको प्रॉपर्टी इनहेरेंट हुई है उससे ज्यादा लाइबिलिटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एग्जांपल्स बहुत सिंपल इसलिए मैं बार बार पढ़ नहीं रहा हूँ। उसमें बार बार ये ए ने बी को प्रॉमिस किया मैं लोन दूंगा, पैसे दूंगा, गुड्स दूंगा, और मर गया, उसका रिप्रेजेंटेटिव आ गया। सिंपल एग्जांपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और एक ये पेंट वाला तो है ना, ये भैंस की टांग दिमाग खा गया ये, मतलब क्या पता क्या मजाक है। पेंट वाला एग्जाम्पल 10-15 बार ठोक दिया इन्होंने। ठीक है, इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस हिमसेल्फ, ही कैनॉट आस्क। पेंटर के लिए उसको खुद को करना पड़ेगा, वो किसी और को नहीं बोल सकता है परफॉर्मेंस के लिए। ठीक, थर्ड पर्सन। नाउ हु इज थर्ड पर्सन? भैया एजेंट तो समझ में आ गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव समझ में आ गया, सर हु इज थर्ड पर्सन? अगर प्रॉमिसर किसी और को अपॉइंट करता मतलब किसी और को बोलता है कि तेरे को ये काम मेरे बिहाफ पे करने का है, तो वो कौन हो गया? एजेंट। और तो जो पीछे आया वो कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर। लेकिन हमने बोला नहीं, बिना बोले उसने काम कर दिया, उसे बोलते थर्ड पर्सन। आपने मेरे को प्रॉमिस किया कि आप मुझे फीस दोगे, सर आप बदले में पढ़ा दोगे क्या? मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा। आपने क्या प्रॉमिस किया? आप मुझे फीस दोगे, इन रिटर्न मुझे क्या करना? आपको पढ़ाना है। ठीक है साहब, मैंने आपको पढ़ाने का प्रॉमिस किया, इन रिटर्न आप मुझे क्या दोगे? फीस दोगे। ठीक है, आपके पिताजी को पता था कि यार ये बच्चा भाईती सर के पास पढ़ने जाता है, एंड ही केम टू मी। उन्होंने कहा वो बेटा सर पढ़ने आता है आपके पास, सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में जो भी है, तो उसका पेमेंट करना है। तो उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया। आपने उनको बोला नहीं था,
तो वहां पे उसे अपन क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। व्हेन ए प्रोमिसी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मैं, आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप पैसे दोगे, आपका प्रॉमिस है ना, मैं प्रॉमिसी हो गया। एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी आपके यहां फादर। थर्ड पर्सन मतलब ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज थर्ड पर्सन। और अगर थर्ड पर्सन अपॉइंटेड हो तो उसको हम एजेंट बोल देते हैं, और अपॉइंटेड नहीं तो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। ही कैनॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर, मैं अब आपसे वापस पैसे नहीं मांग सकता हूं, ये प्रॉमिस कंप्लीट हो गई ऐसा ही माना जाएगा। चलिए, नाउ that is performance by a stranger if accepted by the promisee, this results in discharge of the promise। यानी अगर कोई स्ट्रेंजर अगर परफॉर्मेंस करता है और प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब प्रोमिसर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज मतलब मुक्त हो गया, अब वो फ्री हो गया। ऑल्दो द लेटर हैज नीदर ऑथोराइज्ड नॉट रेटिफाइड द एक्ट, यानी लेटर मतलब प्रोमिसर की बात कर रहा, बाद वाला व्यक्ति मतलब पिछले स्टेटमेंट में जो लास्ट व्यक्ति था, मतलब प्रॉमिसर ने ना तो उस व्यक्ति को ऑथोराइज किया था ना उसको रेटिफाई किया। रेटिफाई करने का मतलब था सही ठहराना, काम होने के बाद सही ठहराना। रेटिफिकेशन भी एक एजेंसी का कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको बोला नहीं था दुकान से सामान लाने के लिए, ठीक है, मैं कई बार आपको बोलता हूँ दुकान से मेरे नाम पे सामान लिया, आप ले आते हो, ठीक है। एक बार मैंने आपको बोला नहीं, आप जाके लेके आ गए, या आप गए दुकान पे पहुंचे और आपने दुकान में बोला कि भाई सर ये गुड्स मंगाने दे दो। दुकानदार का मेरे पास फ़ोन आया, बोले भाई सर ये आपके बिहाफ पे गुड्स लेने आया। मैंने आपको बोला नहीं था, मैंने आपको बोला नहीं था, तो यू आर नॉट माई एजेंट। आप मेरे बिहाफ पे गुड्स लेने वहाँ गए हो, उसे कहा जाता है प्रिटेंडेंट एजेंट। प्रिटेंड कर रहे हो आप एज एन एजेंट, यू आर नॉट एजेंट, आपको मैंने अपॉइंट नहीं किया। पर आपने शॉप पे जाके बोला कि यार वो हमारे भाईती सर हैं, उन्होंने ये गुड्स मंगाए हैं, आप उनके अकाउंट में दे दो। ठीक है साहब, अब वहाँ शॉप पर खड़े थे, शॉपकीपर ने मुझे फ़ोन लगाया, बोले सर ये एक लड़का आया, ये नाम है और ये आपके बिहाफ पर ये गुड्स मांग रहा है, क्या करूं। मैंने कहा हाँ मैंने भेजा, दे दो। तो आई रेटिफाइड, ऑथोराइज्ड पहले होता, रेटिफाइड बाद में हुआ है। दोनों ही केस में एजेंट बन गया सामने वाला व्यक्ति। यानी आप पिताजी को बोलते पहले, ऑथोराइज करते कि मेरे बिहाफ पे पिताजी दे रहे, तो पिताजी क्या कहलाते, एजेंट आपके लिए। अगर पिताजी यहाँ आए और मैं आपको फ़ोन लगा था, मैंने कहा बेटा आपके पापा आए फीस जमा कराने के लिए, आपने बोला था क्या, बोलो हाँ हाँ मैंने बोला था, तो आपने रेटिफाई कर दिया, नाउ योर फादर इज एजेंट बिकॉज ऑफ रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन और ऑथोराइजेशन दोनों से ही एजेंसी क्रिएट होती है। रेटिफिकेशन से बाद में और ऑथोराइजेशन से पहले हो जाती है, मतलब ऑथोराइजेशन पहले ही हो जाता है एक्ट स्टार्ट होने से, और रेटिफिकेशन एक्ट स्टार्ट हो गया उसके बाद या उसके इन बिटवीन कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो एजेंसी के अलावा जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। देखो, एज पर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser। उसके बाद वो promiser के खिलाफ enforce नहीं कर सकता। That is performance by stranger accepted by the promisee produces the result of discharge of the promiser। यानी promiser क्या मान लिया जाएगा, discharge। Although the latter यानी promiser, बाद वाला व्यक्ति नहीं, promiser has never authorized, ना तो उसने कभी ऑथोराइज किया ना उसने रेटिफाई किया द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, उस थर्ड पार्टी के एक्ट को ना तो उसने ऑथोराइज किया था ना उसने रेटिफाई किया कि हाँ मैं नहीं बोला था, दोनों बातें नहीं हुई थी। Therefore in the present instance, ये एग्जाम्पल में B can sue for the balance amount 4000 not for the whole amount। भाई आधा दे दिया उसके बिहाफ पर किसी ने, तो अब होल अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिमेनिंग अमाउंट के लिए ये इस एग्जाम्पल में दे रखा है। ठीक है, जॉइंट प्रोमिसर्स, जॉइंट प्रोमिसर्स, जॉइंट प्रोमिसर्स। भैया ब्लैंक पेज चाहिएगा, इतना अच्छा टॉपिक है, इसमें अगर ब्लैंक पेज नहीं लेंगे तो फिर किस में लेंगे। जॉइंट प्रोमिसर क्या होता है, ए बी सी, ए बी सी डी, ये तीनों मिलके इसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि किसी काम के बदले में कि हम आपको ₹1 लाख देंगे। 90,000 कर दे, 3 में डिवाइड करना इजी रहेगा, ठीक है ना। हम आपको 90,000 देंगे, कोई फ्यूचर डेट डिसाइड हो गई, बदले में डी को कुछ काम करना था, डी परफॉर्म दिस टास्क, डी ने परफॉर्म कर दिया, ही परफॉर्म्ड, खत्म बात। अब यहां पर ये जो एबीसी 3 बंदे हैं, एबीसी 3 बंदे हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, जॉइंट प्रॉमिसर। क्योंकि ए ने ये नहीं कहा कि मैं 30,000 दूंगा, बी ने नहीं कहा कि मैं 30 दूंगा, सी ने कहा कि मैं 30 दूंगा, इन्होंने कहा हम तीनों मिलकर 90 देंगे। दोनों बातों में डिफरेंस है, क्लियर करना।
जब ए बोलता डी को कि भैया ये काम आप कर दो तो 30,000 तो मैं दूंगा, बी बोलता भाई साहब आप कर दो 30,000 मैं दूंगा, सी बोलता आप कर दो 30,000 मैं दूंगा, और डी वो काम कर देता जिसका बेनिफिट एबीसी तीनों को मिल रहा था, तीनों को बेनिफिट मिल जाता, तो हम एबीसी को जॉइंट प्रॉमिसर नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने अपना अपना इंडिविजुअल प्रॉमिस किया था। ए ने बोला मैं अपना 30 दूंगा, बी ने बोला मैं अपना 30 दूंगा, सी ने बोला मैं अपना 30 दूंगा। जॉइंट प्रॉमिसर कब होते हैं? जॉइंट प्रॉमिसर कब होते हैं? जब जॉइंटली कहते हैं कि हम तीनों मिलके 90,000 रुपए देंगे। और अब देखो यहां पे 2 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ए बी सी का डी के साथ, और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ए का बी और सी और सी, इन तीनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब समझना क्या है, क्यों है इन तीनों की आपस में कॉन्ट्रैक्ट, मैं समझाता हूं। एबीसी को मिला कितने देने? 90,000। तो इन तीनों के बीच में भी तो एक बात होगी कि भैया 90,000 कैसे देने, बराबर देने कि 50? देख अपन तीनों मिलकर 90,000 दे देंगे, 50 तेरे हैं, 20 मेरे हैं, 20 इसके हैं, देख तू पैसे वाला तू ज्यादा देगा। अगर ये बात हुई है तो उस रेशियो में पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई बात नहीं हुई है तो इक्वल। तो एबीसी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बात होगी कहीं ना कहीं। और कोई बात नहीं हुई तो ये मान लिया जाएगा कि इक्वल की बात हुई है, मतलब if there is no contract between A, B and C, तो we will assume that there is a contract of equal sharing. If there is no contract between joint promisers A, B, C, तो we will assume that there is a contract of equal sharing का contract है। अब बात ये उठती है कि joint promiser A, B, C हैं, इन तीनों में से अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो कौन करेगा? तीनों। अगर इन तीनों में से किसी की डेथ हो जाए, मान लो सी निपट लिया, तो छोटा सी करेगा। अगर बी निपट लिया तो छोटा बी, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस हु विल परफॉर्म? प्रॉमिसर्स जॉइंटली। इफ एनी ऑफ द प्रॉमिसर डाइज, रेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर्स एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड प्रॉमिसर, जो मर गया उसका रिप्रेजेंटेटिव, जो जिंदा है वो खुद। अब यहां पे एक चीज समझना, डी को ड्यू डेट पर पैसे लेने थे, डी ने ए को पकड़ा कि तू मुझे पूरा 90,000 दे। क्या डी अकेले ए से 90,000 पूरे मांग सकता है? यानी लीगल रिप्रेजेंट जॉइंट ऑनर्स के केस में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं सॉरी, जॉइंट ऑनर्स के केस में क्या कोई एक जॉइंट ऑनर के ऊपर पूरी की पूरी, मतलब जॉइंट प्रॉमिसर के केस में क्या किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती है? जो प्रॉमिसी है, जो प्रॉमिसी है, क्या वो किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर से सारा का सारा पैसा मांग सकता है, पूरी की पूरी लायबिलिटी के ऊपर डाल सकता है? लॉ कहता है यस, ऐसा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। एक प्रॉमिसी जो है वो तीनों या चारों जितने भी जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं उनमें से किसी एक से पूरा पैसा क्लेम कर सकता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए जॉइंट प्रॉमिसर्स की लायबिलिटी कैसी है, जॉइंटली है कि इंडिविजुअली, हम कहेंगे बोथ। इनकी लायबिलिटी जॉइंटली भी और इनकी लायबिलिटी इंडिविजुअली भी किसी एक से पकड़ के पूरा पैसा लिया जा सकता है। सर मान लो अगर डी ने पूरा पैसा ए से ले लिया, ए को पकड़ा, बोले 90,000 रुपए दे, ए को देने पड़े। अब ए रिकवर करेगा बी और सी से। मैंने बोला ना इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है इक्वल शेयरिंग का। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो मान लेंगे इक्वल शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो है, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा और नहीं होगा तो इक्वल शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम मान लेंगे। नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो है, मान लिया वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो ये माना गया। कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, लास्ट यूनिट में आएगा हमारे पास, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको हम एक तरीके से, हम डिटेल में बात करेंगे। दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए बी एंड सी, कि कुछ भी हुआ तो हम तीनों को भुगतना है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बिना कॉन्ट्रैक्ट किए कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ मान लेता है। लॉ यहाँ पे अज्यूम करके चलता है कि दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए बी एंड सी, दैट दे विल शेयर ऑल द थिंग्स इक्वली रिगार्डिंग दिस प्रॉमिस, ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दिस प्रॉमिस। यानी ए को अगर पूरा 90 देना पड़ा तो ए बी और सी से 33,000 क्लेम करने का अधिकार रखता है। मान लो सी भाग गया, शहर छोड़ के भाग गया, लापता है। सी शहर छोड़कर, नाम ही सी था, चोट्टा था, एक नंबर का चोट्टा, भाग गया। तो जो सी था चोट्टा वो भाग गया। डी ने ए को पकड़ा तो पूरा 90,000 दे। ए पेड होल 90,000 टू डी। अब डी बी के पास गया, बोले यार सी तो भाग गया, मैंने पूरे 90 दे दिए, तू 45 दे, 45,000 दे। बी बोलता है नहीं मैं तो 30 दूंगा, 1/3, मैं क्यों दूं 45? ए कहता है ऐसे थोड़ी है यार,
सी हमारे साथ था, सी भाग गया, मैं अकेला क्यों भुगतूं, मैं क्यों दूं 60,000, वाई आई विल पे 60,000, वाई आई विल बियर, ही हैव ऑलरेडी पेड 90, तो ए कहता वाई आई विल बियर 60,000। एक बात बताओ, अगर ए को पूरा 90,000 देना पड़ा डी को और उसके बाद सी भाग गया, तो ए बी से कितना रिकवर कर सकता है, ए बी से रिकवर कर सकता है 45,000। कितना रिकवर कर सकता है, 45,000। 45,000 डिफिकल्ट लगता तो 45,000 बोल दो, एक ही बात है। 45,000 बोलो 45,000 बोलो, एक ही बात है, दोनों चलता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो यहां पे क्लियर होना चाहिए कि हर प्रोमिसर की लायबिलिटी क्या है, हर प्रोमिसर की लायबिलिटी क्या है, जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी है। अगर किसी एक को पेमेंट करना पड़ा तो करना पड़ सकता है। मान लो एबीसी तीनों में से कोई नहीं भागा, कोई मरा भी नहीं, सब ठीक है, जिंदा है। डी ने ए को बोला मैंने तेरे को माफ किया, मैंने तेरे को, डी ने ए को बोला तेरे को माफ किया, मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा, और बी को बोला तू पूरा 90,000 दे। डी ने ए को बोला तेरे को माफ किया, जा जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। डी ने ए को माफ किया और बी को बोला कि मैं तेरे से पूरा 90,000 लूंगा, और डी ने बी से 90,000 ले लिया। क्या बी ए से 30 और सी से 30 लेने का अधिकार रखता है? हां, डी के माफ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इन तीनों के बीच में जो लायबिलिटी शेयरिंग होनी है वो तो होगी ही होगी, और डी का माफ करना शून्य है, जीरो, कोई मतलब नहीं उसका क्लियर करना। इसके माफ करने से क्या होता है, तो वैसे भी किसी से भी पैसा ले सकता था, ए को माफ किया कि तू बी से वैसे भी ले सकता था, अगर तूने बी से पैसा लिया तो सी भी तो माफ हो ही गया अपने आप में। अगर मान लो डी ए को माफ करके बी और सी को बोलता है तुम दोनों 45,000 मुझे अभी का अभी दो, ले लेता है, बी पेड 45,000, सी पेड 45,000, देन दे बोथ हैव पावर टू रिकवर 15,000 फ्रॉम ए। चाहे डी ने बोला हो कि ए को माफ किया तो हम तो लेंगे पैसा भाई, हमने थोड़ी माफ किया, तूने माफ किया, हमारे घर का मतलब हमारे माथे थोड़ी तेरा माफ करना। चलिए, जॉइंट प्रोमिसर के लिए आगे अच्छा खासा पूरा एक कंटेंट आएगा, बहुत जोरदार वाला, एक पूरा पेज भर के हमारे सामने कंटेंट आएगा जॉइंट प्रोमिसर को लेकर। When two or more persons have made joint promise, unless a contrary intention appears by the contract, all such persons must jointly fulfill the promise। जब तक कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं हो कि देखो हमारा जॉइंट प्रॉमिस है, फिर वो आपस में बात कर ले, देखो ए को पूरी लायबिलिटी ए को करना, हम तो खाली सपोर्टर हैं, या इसको 50,000 देना, हम तो 10,000 ही देंगे, ऐसा नहीं, तो फिर तीनों को बराबर करना, तीनों को करना है। इफ एनी ऑफ देम डाइज, तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी सर्वाइविंग के साथ मिलकर अपना काम पूरा करेगा, और इसके लिए एग्जाम्पल एक दे रखा है। एक बार मैं ये पढ़ाऊँ उससे पहले मैं जॉइंट प्रोमिसर के लिए यहाँ से अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, प्रोमिसर के लिए बात कर लेते हैं, फिर प्रोमिसी को देख लेंगे। When two or more persons have made joint promise, then unless contrary intention appears by the contract, उन सब बंदों को जो मर गए हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो जीवित है तो उनको जॉइंटली सर्वाइवर के साथ मिलकर अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका एनालिसिस वापस वही बात लिखी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालिसिस को मैं वही रीड करूं जहां कुछ अच्छा हो, मतलब ठीक है, एनालिसिस तो मैं करवा ही रहा हूं, समझा ही रहा हूं आपको। दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली इफ कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट रिवील्स नो कॉन्ट्ररी इंटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं है तो, ठीक है। वी हैव सीन दैट सेक्शन 42 डील्स विद द वॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ द ऑब्लिगेशन बाय जॉइंट प्रोमिसर। जो सेक्शन 42 था जो हमने पहले पढ़ा, वो वॉलंटरी डिस्चार्ज की बात करता है कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के प्रोमिसर को डिस्चार्ज करे तो कौन करेगा, प्रोमिसर खुद करेंगे, सब करेंगे, और कोई मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। बट इफ दे डू नॉट डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन ऑन देयर ओन वॉल्यूशन, यानी अपनी इच्छा से अगर वो नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसके लिए सेक्शन 43 में आगे क्या लिखा अपन देखते हैं। एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, क्या किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है कि तू परफॉर्म कर। क्या कंपेल करना मतलब बाध्य करना, क्या उसको बाध्य बाउंड किया जा सकता है टू परफॉर्म? यस। When two or more persons make joint promise, the promisee may, in the absence of the express agreement to the contrary, मैंने बोला ना, जब तक कोई अलग इंटेंशन नहीं होगा तब तक, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise। यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो प्रोमिसर है वो इंडिविजुअली और जॉइंटली लाइबल है। यानी प्रोमिसी एबीसी में से
किसी को भी पकड़ सकता है, सिर्फ ए को पकड़ सकता है, सिर्फ बी को, सिर्फ सी को, खाली बी सी को पकड़ ले, खाली ए बी को पकड़ ले, किसी को पकड़ सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ हो कि भैया हमारा जॉइंट प्रॉमिस 90,000 है, लेकिन अगर हम में से कोई भाग गया तो आप इतना इतना ले सकते हो, या ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात लिखी भी हो कि भैया कोई नहीं मिल रहा है तो आप किसी एक से कितना ले सकते हो, दो से कितना ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है तब तो बात ही खत्म होगी, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, नहीं तो फिर ये सिचुएशन रहेगी। ईच प्रोमिसर में बी कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। वापस दूसरी बात क्या आ गई, अगर डी ने पूरा पैसा ए से लिया तो ए हर प्रोमिसर को कंपेल करेगा टू कंट्रीब्यूट, वो बी और सी से कंट्रीब्यूशन का पैसा लेगा। 90,000 पूरा देना पड़ा तो 33,000 दोनों से लेगा। ईच ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise। वापस इक्वली के लिए वापस वही बात, इफ देयर इज नो कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट, अगर लिखा हुआ है कि साहब मैं 50 दूंगा, ये 20 देगा, वो 20 देगा, तो वैसे ही देंगे, नहीं है तो इक्वली करेंगे, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो वापस एक चीज समझा देता हूं, लॉ में बार बार लिखा हुआ अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन, तो लॉ कहता भैया सामान्यतः ये रहेगा, कुछ बात नहीं हुई है तो। और अगर आपकी बात पक्की हो चुकी है, बात पक्की हो, शादी वाली बात पक्की नहीं रे नालायकों, बात पक्की मतलब आपका डील डन हो चुका है कि यार इस तरीके से हमको परफॉर्म करना है, इस तरीके से हमको काम करना है, तो फिर आपने जो बात कर ली वो डन है, वो ही चलेगा, उसी हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट अपना फुलफिल करना है। बट अगर इस मैटर पे आपने कोई बात नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा हुआ है, इस मैटर पे कोई बात नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा हुआ है। अगर आपके बीच में बात हो चुकी है तो जो हो चुकी हो ठीक है, हाँ, जो आपके बीच में जो भी डील डन हो वो लीगल होनी चाहिए, तो आपकी बात चल जाएगी। In other words, if one of the joint promisers is made to perform the whole contract, he can call for a contribution from others, वो दूसरों से ले सकता है। Sharing of loss by default in contribution, जैसे मैंने कहा ए को पूरा 90,000 देना पड़ा और सी भाग गया, अब ए बी को बोलता है तो 45 दे, बी बोलता है मेरा तो लायबिलिटी 30 का बनता है, मैं 30 दूंगा, तो भैया सी के भागने से जो 30,000 का लॉस हुआ, सी के डिफॉल्ट करने से जो 30,000 का लॉस हुआ, वो कौन बियर करेगा, ए अकेला? नहीं, सभी पार्टीज बराबर। If any one of two or more joint promisers make default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss arising from such default in equal share। सबको इक्वली उसको शेयर करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, जैसे हमने बोला डी बोले कि ए को मैंने माफ किया, तेरे से पैसा नहीं लूंगा, तो हमने बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे डी बी या सी से पैसा लेगा, बी और सी ए से वापस अपना कंट्रीब्यूशन तो लेंगे। यानी where two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promisee, यानी promisee उनमें से किसी एक को रिलीज कर देता है, माफ कर देता है, does not discharge the other joint promiser or joint promisers, neither does it free the joint promisers so related from the responsibility to the joint promisers or promisers। यानी ये लॉ क्या बोलता है कि अगर डी ने ए को माफ किया तो बी और सी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। यानी जो, वापस पढ़ के सुना देता हूँ यार, जो बात हम लोगों ने एग्जांपल में देखी थी कि अगर डी ने ए को माफ किया तो बी और सी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, और ए भी बी और सी के सामने डिस्चार्ज नहीं हुआ है। क्या यार तुम लोग क्या करते हो यार, डी ने ए को माफ कर दिया, ए को बोला भाई तेरे को पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो क्या बी को पैसा देने की जरूरत है कि नहीं है? देना पड़ेगा। सी को, हाँ, ए ने किसको डिस्चार्ज किया, डी ने किसको डिस्चार्ज किया, ए को, बी और सी डिस्चार्ज होंगे? नहीं। यानी जब कोई एक जॉइंट प्रोमिसर डिस्चार्ज होगा, बाकी के जॉइंट प्रोमिसर डिस्चार्ज नहीं होंगे, और जो जॉइंट प्रोमिसर डिस्चार्ज हुआ है वो भी बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स के सामने तो लाइबल रहेगा ही रहेगा, उसे वहां कॉन्ट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। यानी वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस, हमारे एग्जांपल में एबीसी 3 जनों ने दिया, 2 या उससे ज्यादा लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया। ए रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर, एक को रिलीज कर दिया बाय द प्रॉमिसी यानी डी ने, डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर, जो दूसरा जॉइंट प्रॉमिसर या जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं वो डिस्चार्ज नहीं होंगे, बी और सी डिस्चार्ज नहीं होंगे। नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रॉमिसर्स so released from responsibility to the other joint promisor and promisees, यानी जिसको डिस्चार्ज किया, जिसको रिलीज किया, वो बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स के लिए रिलीज नहीं हुए हैं, वहां तो उनको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, जॉइंट प्रोमिसेस का जो राइट होता है वो हमेशा जॉइंटली होता है, यानी यहां उल्टा उल्टा केस हो जाएगा, जो अभी हमने देखा उसका जस्ट उल्टा।
ए ने प्रॉमिस किया बी सी डी को जॉइंटली, मतलब जॉइंटली, ये प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर तो यहाँ एक ही है शायद, लेकिन प्रॉमिसी ज्यादा लोग हैं। अब बी इससे क्लेम करेगा, ए से कि सी करेगा कि डी करेगा, जॉइंटली। यहां क्लेम करने का अधिकार कैसा, जॉइंटली, इंडिविजुअली नहीं। लायबिलिटी कैसी थी, जॉइंटली भी इंडिविजुअली भी। अधिकार कैसा, सिर्फ जॉइंटली। हाँ, बी सी डी में से कोई मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोई मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और जो जिंदा है वो, टाइगर जिंदा है तो जिंदा है, मतलब जो जिंदा है उसके खुद की ही होगी, जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। When a person has made a promise to two or more persons jointly, जब एक व्यक्ति ने दो या ज्यादा लोगों से जॉइंट प्रॉमिस किया हो, then unless a contrary intention, वापस वो तो बात है ही है कि अगर कोई contrary intention ना हो, from the contract the right to claim performance rest as between him and them, यानी राइट किसके बीच में, हिम एंड डैम। हिम मतलब अकेला प्रॉमिसर और डैम मतलब ऑल प्रॉमिसर्स, ऑल प्रॉमिसेस जॉइंटली। यानी हिम मतलब हो गया यहाँ प्रॉमिसर और दम मतलब हो गया प्रॉमिसी जॉइंटली। यानी क्लेम करने का अधिकार इंडिविजुअली खाली एक क्लेम कर सकता है क्या, नहीं। प्रॉमिसर में लाइबिलिटी कैसी थी, इंडिविजुअली भी थी, सारा पैसा ए से लिया जा सकता है, हाँ। लेकिन अब अगर बी सी डी तीनों है तो क्या बी अकेला क्लेम कर सकता है, सी अकेला क्लेम कर सकता है, नहीं। वापस ने बोला कॉन्ट्ररी इंटेंशन, लॉ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था, जब ए का बी सी डी से हुआ तो क्लियरली लिखा हुआ था कि सिर्फ बी चाहे तो वो भी क्लेम कर सकता है। सी डी ने बोला कि भैया देखो हम तो व्यस्त रहते हैं, बाहर रहते हैं, बी अगर आपसे क्लेम करे तो आप कर देना साहब काम, ये कॉन्ट्रैक्ट में बात हो गई थी। तो अब सिर्फ बी के पास अधिकार है ए से अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो लेने का, और वो जिंदा है तो ठीक है, और जिंदा नहीं है तो फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्वाइवर के साथ करेंगे। चलिए, ये हमने जॉइंट प्रॉमिसर प्रॉमिसी के बारे में पढ़ लिया। कुल मिला के हमने ये पढ़ा कि हु विल परफॉर्म। कुछ बीच में एक दो टॉपिक हमने छोड़ दिए थे जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।